पंडित रामकृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे विशेष सलाहकार हैं। हम सम्मान करते हैं उनका, और उनके अष्ट दिग्गज समारोह के पश्चात इतिहास भी उनका सम्मान करेगी। तो इस अवसर पर महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि राजमहल को इस प्रकार सजाया जाए, इस प्रकार सजाया जाए कि कोई युवती उसे देखे तो उसे लगना चाहिए कि जब मेरा विवाह हो तो मैं दुल्हन बनकर इसी प्रकार सजूंगी। कोई राजकुमार इसे देखे तो उसे प्रतीत होना चाहिए कि जब भी उसका राज तिलक हो तो उसका महल भी इस प्रकार सजना चाहिए। महाराज, ये देखिए हमारी सजावट की सूची। इसमें है 10 कांजीवरम साड़ियाँ, 20 कमरबंद, ढेर सारे गहने और घुंघरू वाली पायल। महारानी चिन्ना देवी, ये पंडित रामकृष्ण का अष्ट दिग्गज समारोह है, कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है। समझाइए महारानी तिरुमलम्बा। अवश्य महाराज। महारानी तिरुमलम्बा, 10 कांजीवरम साड़ियों से कुछ नहीं होगा। ये देखिए, हमने अपनी सूची में 15 कांजीवरम साड़ियां लिखी हैं। यदि समारोह के समय हमें कोई रंग पसंद नहीं आया तो इसीलिए, और 20 कमरबंद की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 पर्याप्त है। हाँ महारानी चिन्ना देवी, प्रत्येक वस्तु पर बहस करने से अच्छा है हम अपनी अपनी सूची आपस में मिला लें। वैसे तो दोनों के विचार मिलते नहीं है, कुछ मंगवाना हो, खरीदना हो तो सूचियां मिल जाती इन दोनों की। महाराज, आपने कुछ कहा? नहीं महामंत्री जी, हम केवल इतना कह रहे थे कि इस समारोह के लिए जब पंडित रामकृष्ण राजमहल में प्रवेश करे तो पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। महाराज की जय हो। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए भीतर अपने कक्ष में जाकर सूचियां मिलाइए अपनी। जी महाराज। जी महाराज, आइए। हम मंगवा देंगे। क्या बात? एक दुखद समाचार है महाराज। हमारा गुप्तचर जो निजाम के राज्य में गुप्त रूप से कार्यरत था, वो निजाम की गिरफ्त में आ गया है। उसे बंदी बना लिया गया है। क्या? क्या महाराज? महाराज, उस गुप्तचर के बारे में कोई विशेष समाचार तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु बंदी बनने से पहले उस गुप्तचर ने ये संदेश पत्र हम तक पहुंचा दिया। अवश्य इस सूचना पत्र में कुछ आवश्यक जानकारी होगी। हमारा भी यही विचार है महाराज। पढ़िए क्या लिखा इसमें। हाँ? ये महामंत्री जी, हमने कहा पढ़िए उसे। ये महाराज वो महाराज वो हम कह रहे थे पढ़िए इसे। ये कौन सी भाषा में लिखा है? महाराज, हमें यह पता है कि गुप्तचर गुप्त संदेश देते हैं, परंतु उनकी भाषा भी गुप्त होती है, ये हमें ज्ञात नहीं था। हाँ मंत्री जी, अवश्य ये कोई सांकेतिक भाषा होगी, परंतु इसमें लिखा क्या है ये जानना अनिवार्य है। कहीं गुप्तचर ने हमें किसी आने वाले संकट के विषय में कोई संकेत तो नहीं दिया? जी महामंत्री महाराज, अभी इसी समय पंडित रामकृष्ण को इस विषय में सूचित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आत्मा तृप्त हो गई। देखो बालक, नहीं बीरबल, देखो ऐसा है, हम तो लगभग तपस्वी बन चुके हैं। अभी अभी जो आपने हमें जलपान करवाया, उस जलपान के बदले में आपको देने के लिए हमारे पास धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीरबल जी, आप ऐसा कीजिए, हमारे गुरुजी को कृपया करके बाहर का रास्ता दिखाइए। हाँ। क्या? धनी का कहने का मतलब है वन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए, समझे? हाँ। अब जिस रास्ते से चलकर आप वन में आए हैं वही रास्ता बाहर भी जाता होगा, बस वही बता दीजिए हमें। वो तो मैं याद नहीं रखता। आपकी याद कोई बीता हुआ समय है जो लौट कर वापस नहीं आएगा।
याद करने का प्रयास कीजिए, याद आ जाएगा। मुझे याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब होगी तो मैं नया रास्ता खोज लूंगा। ये नया रास्ता ढूंढने के लिए नई मेहनत क्यों करना है? अच्छा ये बताइए, यहाँ हिंसक पशु हैं? राजगुरु जी, ये वन है तो हिंसक पशु तो होंगे ही ना। सुनिए, कुछ हलचल सी हो रही है। हाँ, हो तो रही है। अर्थात वो हिंसक पशु आसपास ही है। कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। गुरुजी, इन्होंने ऐसा कहा है कि हिंसक पशु कहीं आसपास है, आपकी आंखों के पास नहीं है। कहाँ भाग गए? ये क्या कर रहे? अरे हमने पशुओं की बात क्या की, आप तो देखने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। राजगुरु जी, देखना नहीं, बचना चढ़ाओ। ये हाथियों का झुंड में एक साथ भागते हुए आना, पंछियों का अकस्मात उड़ना और बाकी पशुओं की हलचल अवश्य इसी बात का संकेत है कि वन का राजा इधर ही आ रहा है। इसलिए वृक्ष को अपने प्राण बचाने चढ़ा हूं मैं। अच्छा, प्राण बचाने के लिए चढ़े हो? प्राण तो हमारे पास भी है। और वृक्ष पे चढ़ने के लिए हाथ पैर भी हैं। उनका उपयोग करो और वृक्ष पे चढ़ो, बचा लो अपने प्राणों को। अरे छोड़िए छोड़िए, हम विजयनगर से इतनी दूर वृक्ष पर चढ़ने के लिए नहीं आए, हम नहीं चढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जब बाघ आएगा वो आपसे पूछेगा नहीं कि आप वृक्ष पे क्यों नहीं चढ़े। बिल्कुल सही बोल रहा है। सत्य सत्य। हाँ चढ़ेंगे, अवश्य चढ़ेंगे, परंतु कैसे चढ़ेंगे? हाँ स्मरण आया, बचपन में हम बालकों के कंधों के ऊपर पैर रखकर वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे। मैंने इससे पहले बुड्ढा बड़े कंधों पर चढ़े, हम पेड़ पे चढ़ जाते। अरे गधों रुको, नीचे उतरो, यहाँ नीचे झुको। अरे तुम्हारे कंधों पर पैर रखकर वृक्ष पर चढ़ आ जाएगा। नीचे झुको। हेलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ रहे आगे। अरे चढ़ गए गुरुजी पेड़ पे। शिव 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 शिव। आप में से किसी को कोई घाव लगाओ या रक्त निकला हो? ना। हाँ हाँ, अब जब हम आ रहे थे वन में, हमारे पाँव में एक कांटा लगा था और थोड़ा रक्त भी निकला था। फिर तो आपने अच्छा किया, वृक्ष पर चढ़ के आपने अपनी प्राणों की रक्षा कर ली। कदाचित वो बाघ आपके रक्त की गंध सूंघ के ही यहाँ आ रहा है। बाघ के मानव रक्त सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। आप तो ऐसे तर्क वितर्क कर रहे हैं जैसे आपके दादा परदादा वन के ही रहने वाले थे। परंतु बाघ अब तक क्यों नहीं आया? इनको बाघ की प्रतीक्षा है, जैसे इनका मित्र हो। गुरुजी बाघ आ गया। गुरुजी, जय शिष्टाचार दिखाइए। बाघ आपसे मिलने आया है, बाघ। जय मिलिए। अरे चुप रहो गधो, आपने तो विजयनगर के महाराज से भी मिलना छोड़ दिया। इस जंगल के बाघ से क्या मिलेंगे? अच्छा किया गुरुजी, जो मिलना छोड़ दिया। किसी ने ये भी अच्छा किया है जो कि बाघ को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। लेकिन बीरबल, तुमने बहुत गलत किया। गुरुजी को पेड़ पर चढ़ा कर अरे कम से कम नीचे रहने देते। बाघ का दोपहर का भोजन तो बनते गुरुजी हमारे हैं, शिकार तो करता बाघ। चुप रहो। गिरे। महाराज, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये किसी स्थापित या परिचित लिपि में तो नहीं है। ये एक संकेती संदेश है पंडित रामकृष्ण। जी मंत्रीवर, निसंदेह ये एक संदेश ही है। पंडित रामकृष्ण, सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि ये जिस गुप्तचर ने भेजा है वो हमारे सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय गुप्तचरों में से एक है। इस पत्र में जो संदेश है पंडित रामकृष्ण, जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, वो अवश्य ही कोई चेतावनी है या फिर किसी आने वाले संकट का संकेत है। इसमें पंडित रामकृष्ण,
संदेश में जो संकेत है, वो जो कहना चाह रहा है, वो अति शीघ्र सुलझ जाना चाहिए। जी महाराज, मैं आपकी तत्परता समझ रहा हूँ महाराज। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका हल ना निकाला जा सके, किंतु इसका रहस्य जानने में मुझे कुछ समय लग सकता है। इस जटिल संदेश के अर्थ को समझने के लिए दृष्टि हमें वहां तक पहुंचानी होगी जहां अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे ही इसका अर्थ मुझे समझ में आता है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। उचित बात है पंडित रामकृष्ण, परंतु स्मरण रहे, इस कार्य में आप अधिक समय नहीं लगा सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इसका अर्थ ढूंढ निकालिए, अन्यथा अर्थ ढूंढने से पहले यदि कोई अनर्थ हो गया तो राज्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। स्मरण रहे। आप आश्वस्त रहे महाराज, मैं इस नई चुनौती का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूंगा। ये देखो, हमारी नींद उड़ा कर ये तो सो गया। कितना सुस्त है ये बाघ। इसे राजा किसने बनाया जंगल का? और कोई कार्य नहीं है इसे? इसका आज का कार्य तो यही है, आपके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करना। ना ना ना, हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरेंगे, हम भी नहीं उतरेंगे, हम भी नहीं उतरेंगे। हाँ, आप सब विचलित ना होइए, कुछ ही समय में यहाँ से चला जाएगा वो। आपको कैसे पता? बाघ की मूल प्रवृत्ति शिकारी की होती है, और जब उसे एक स्थान पर शिकार नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाता है। गुरुजी बचाओ, बचाओ गुरुजी। बीरबल, बीरबल तुमने सही कहा, भाग गया। अब ये वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। गुरुजी, एक बात पे विचार किया आपने? क्या? इस बीरबल को आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ, आपसे बिना मिले। और आज बाघ से भी प्राण बचे हैं इसकी वजह से। इसका मतलब ये पंडित रामकृष्ण से ज्यादा चतुर है। अरे चुप रहोगे तुम दोनों ने पंडित रामकृष्ण और उसकी बुद्धि को सर पर चढ़ा रखा। अब ऐसा इसके विषय में भी सोच रहे हो? बीरबल, आपने कहा था कि आपको रास्ता याद नहीं। हाँ, कहा था। अब इस रास्ते की खोज के चक्कर में हम इस वन के गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या अब आप भी इस वन के गोल 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 चक्कर लगाएंगे? नहीं। आप ये बताइए कि बाघ किस दिशा में गया था? बाघ? बाघ उस दिशा में गया? बाघ इस दिशा में गया था। इसका अर्थ कि हमारा रास्ता उसकी विपरीत दिशा में है। वो कैसे? बाघ का घर कहाँ होता है? बाघ का घर उसके घर में होता है। नहीं, वन में होता है। तो बाघ उस गहरे वन में गया है और उसके विपरीत दिशा में हमारा घर। बाहर जाने का रास्ता मिल गया। धनीमनी, धनीमनी, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? छोड़िए गुरुजी, आपको ध्यान नहीं है। अभी से बहुत छोटी बड़ी बातें जिन पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं। किस किस बात का पश्चाताप करोगे आप गुरुजी? अभी तपस्या का समय, तपस्या करो आप। तपस्या बाद में, पहले हमें यहाँ से निकलना है। और हाँ, इस दिव्य नवयुवक के साथ हमें और समय बिताना है। अरे वाह, रास्ता मिल गया। आते हुए भी हमें नदी मिली थी। बस अब नदी के उस पार जाते ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम जानते थे कि भले ही आप हमें वन के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जा रहे हो, अंततः सही रास्ता निकाल ही लोगे। चलो नदी पार करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बीरबल, वन के भीतर का रास्ता आपने हमें बताया, बाहर का हम आपको बता देते। मैं छोड़ के इस ओर से नदी पार करूंगा। हैं? ये कभी कभी अति बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसी मूर्खता कर जाते हैं कि मूर्खों को भी लज्जा आ जाए। तुम दोनों को लज्जा आ रही है ना? मूर्ख थोड़ी ना गुरुजी। हाँ, मूर्ख तो हो। चलो आओ।
गुरुजी देखो, मगरमच्छ मगरमच्छ। मगरमच्छ नहीं गुरुजी, चमत्कार देखो। कहाँ? वहाँ सामने सामने। ये पानी पर चल रहा है। कोई साधारण व्यक्ति पानी पर कैसे चल सकता है? गुरुजी मुझे तो लगता है कि ये हमारी आंखों के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। बीरबल, तुम पानी पर चल रहे हो? चलना क्या राजगुरु जी, मैं तो पानी में नाच भी सकता हूँ। ये देखिए, नाच रहा है। अच्छा नाच रहा है। ध्यान से देखिए राजगुरु जी, मैं पानी पर नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पानी के नीचे पत्थर का छोटा सा बांध है जो ठीक पानी के नीचे है, मैं उसी पर चल रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा, परंतु आप तो इस क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं। आपको कैसे ज्ञात हुआ उस बांध के विषय में? बहुत सरल है राजगुरु जी, इस नदी की लहरों को देखिए, यहाँ आके टकरा के कमजोर नहीं पड़ती, अभी तो टकरा के रुक जाती हैं। अर्थात यहाँ पानी गहरा नहीं है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। हमने नहीं पूछा? नहीं पूछा था गुरुजी। अरे महानुभाव, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आपने खड़ाऊ क्यों नहीं उतारी। लोग अक्सर नदी पार करते समय अपनी खड़ाऊ उतार देते हैं। खड़ाऊ निकाल लीजिए बीरबल जी। सब करते होंगे किंतु मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैर बचाने हैं, खड़ाऊ नहीं। अरे गुरुजी, अरे इतनी बात तो गधा भी अपने शिष्य को बता देता है। आपने हमें ये भी नहीं बताया कि सर पर पगड़ी और पैर में खड़ाऊ पहनते हैं। मैंने देख कितने नुकीले नुकीले पत्थर चुभ रहे हैं। सोच सोच, अगर ये महानुभाव बीरबल जी हमारे जीवन में पहले आ जाते तो ये नदियाँ आसानी से पार नहीं होती, बल्कि बिना कठिनाई के ये जीवन की नदियाँ भी पार हो जाती। शांत रहो गधो, शांत रहो। हमें एक विचार आया है। ऐसे चिल्लाओगे तो वो विचार नदी की धाराओं के साथ बह जाएगा। चुप। तुम्हारे गुरुजी की डूबती नैया को खेवैया मिल गया है। लामा, जब तुझे अष्टदिग्गज की उपाधि दी जाएगी तब मैं अपनी नई तंती बजाऊंगा, चपटे ढोल से ऐसे। ओ हाँ बजा लेना, किंतु इस समय मेरे मस्तिष्क में घंटियां बज रही है, इसलिए तू इन घंटियों को शांत रख। हाँ, मुझे शांत मन से सोचने दे। क्या है? बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? जाओ अम्मा से पूछो। उठा लो। देखो मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, ना तो मैं कोई सामान उठाऊंगा ना स्वयं इस स्थान से उठूंगा, मैं बता रहा हूँ। अपनी आंखें तो उठा सकते हो ना, अपने नेत्र उठा लो और बताओ हम कैसे लग रहे हैं? जैसे प्रतिदिन लगती हो। आपके अष्टदिग्गज समारोह के लिए सबसे सुंदर दिखने के लिए दोपहर से सज रहे हैं आप। और ऐसा की बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही हो। मात्र अच्छे लग रहे हैं? मात्र में एक मात्रा और जोड़ लो, बहुत अच्छी मान लो। हाँ, केवल बहुत अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छी तो तुम विवाह के बहुत पहले लगती थी। आज तो तुम ऐसी लग रही हो जैसे चांद भी तुम्हें देख ले ना तो शर्मा के पानी पानी हो जाए, जैसे यदि दर्पण भी तुम्हें देख ले तो शर्मा कर चकनाचूर हो जाए। बस इस घर के सारे दर्पण बदलने पड़ेंगे क्योंकि हम पहले जैसे नहीं दिखते। शारदा महोदया, दर्पण बदलने से कुछ नहीं होगा, दर्पण बदलने से मनुष्य नहीं बदल जाता। शारदा, दर्पण कहाँ है? हम इसे अपने साथ विजय कर लेके जाएंगे और दरबार में पंडित रामाकृष्णा के सामने खड़ा करेंगे, के विरुद्ध खड़ा करेंगे। और बुद्धिमता में तो इसके पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे देवता भी नहीं काट सकते। तथाचार्य,
तेरी हर कठिनाई को मिल गया हल। बीरबल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.